आपका नाम क्या है बताइए प्लीज़। काफिया। इनका नाम काफ़िया है गाइज़। जब मैं इनसे मिला और इनके बारे में मैंने जाना तो मेरा दिल किया कि आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। लाइफ में जो जो चीज़ें किया है, जो जो इन्होंने फेस किया है लाइफ में, मैं चाहता हूं वो चीज़ आप सुने। इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है और लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आइए इनसे बात करें। और मैंने स्पेशली इंटरव्यू लेने के लिए मैंने कहा आपको मैं बुलाता हूँ और इनसे मिलता हूँ। इनसे मिल करके इनकी लाइफ के बारे में जानता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि लाइफ में इन्होंने क्या क्या फेस किया है। तो बताइए आप, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम काफिया। थोड़ा तेज़ बोलिए। जी मेरा नाम काफिया है। लिव इन मुंबई। हाँ स्टूडेंट हूँ, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर। हाँ। बस पढ़ाई चल रही है अभी और काम करती हूँ ताकि कॉलेज की फ़ीस जमा कर सकूँ खुद से, क्योंकि मम्मी है घर में से वर्किंग। और मम्मी की एज हो गई है और उनको काम करते हुए देखना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनको काम करते हुए देख के। तो आई डिसाइडेड कि खुद करते हैं, हेल्प करते हैं, थोड़ी सी हो जाए, बस हो जाए। तो काम करती हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। आपके पास्ट लाइफ में क्या बीता, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप बताओ प्लीज़। स्टार्टिंग ऐसे हुई कि पापा और मम्मी की लव मैरिज थी। तो पापा बिहार से थे, मम्मी दिल्ली में थी। तो मेरा बर्थ हुआ गांव में ही, बट कौन सा गांव था? बिहार, सीतामढ़ी। ओके। तो पापा की फैमिली ऐसे कि मम्मी पढ़ी लिखी, तो फिर उनको मेरी मम्मी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। तो मम्मी को बहुत टॉर्चर करना, ये सब। मैं भी जब छोटी थी तभी भी दूध वूध ये सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो मम्मी दिल्ली आ गई फिर जब मैं 1 ईयर की थी। तो दिल्ली आने के बाद पापा को वो अच्छा नहीं लगता था। तो दिल्ली में कहाँ आके रहती थी आपकी मम्मी? सीमापुरी, पुरानी सीमापुरी। किसके साथ रहती थी? अकेले। मम्मी पहले से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट थी और मम्मी ही वर्किंग थी। पापा कभी कुछ काम नहीं किए जब साथ में भी थे और साथ में नहीं थे तब भी। तो पापा का होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को। बट पापा भी ऐसे थे कि मेंटालिटी उनकी वैसी थी कि मारपीट करना, बीवी ज़्यादा बोले ना, पढ़ी लिखी है तो ऐसा। आज के टाइम में हमारे समाज में चीज़ें बहुत चल रही हैं। हाँ आगे बताइए प्लीज़। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर 4 साल की थी तब तक थे। तो फिर पापा हमेशा मम्मी को छोड़ के चले आना, और मैं छोटी, मेरा भाई था 2 साल का और सिस्टर जस्ट हुई थी 6 मंथ्स की थी। पापा छोड़ के चले गए और कुछ पता नहीं कहाँ गए क्या। तो उनके छोटे मतलब आपके पिताजी गायब हो गए? हाँ, अचानक से। बातचीत नहीं हुई कभी? कभी नहीं। फ़ोन से भी बात नहीं हुई? हाँ। तो आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? कोशिश की तो फिर चाचू से कांटेक्ट हुआ। तो उनके घर वाले रहते थे मुंबई में। तो चाचू मम्मी को लेके आए हम लोग के साथ मुंबई। तो फिर उनके घर में थोड़ा टाइम हम लोग ने रहा। तो पता नहीं उनको क्या चुभा, उन्होंने अचानक से हम लोग का सामान निकाल के रोड पे छोड़ दिया और हम लोग तीनों बहन भाई को रोड पे छोड़ दिया। काम ढूंढने गई थी और हम लोग तीनों बहन भाई रोड पर थे। और उनके घर वालों ने बोल दिया था सबको कि अगर कोई इसको रहने के लिए जगह दिया तो फिर मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे धमकी दे दी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनके फादर का नहीं है ना, हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है ना। हिंदुस्तान में हर इंसान जहाँ चाहे जिस जगह चाहे रह सकता है, कोई रोक नहीं सकता। पर मेंटालिटी बिहार के साइड की है। अच्छा, ये बिहार की बात बता रही हैं? बिहार में निकाल दिया था या मुंबई में निकाल? मुंबई में निकाल दिया। मुंबई में किस जगह पर? गोरेगांव। ओके। स्लम एरिया ही था, निकाल दिया वहाँ पर। फिर मम्मी ने घर ढूंढा ऐसे, लाइक बहुत ज़्यादा छोटा सा घर पतरे का, वैसे घर में रहना चालू किया हम लोगों ने। मम्मी उस टाइम पे मतलब जो झुग्गी झोपड़ी होती है? हाँ, उसमें रहते थे हम लोग। और मम्मी हमेशा काम पर रहती थी। मैं 6 मंथ की मेरी बहन थी, उसको पाल पोस के मैंने बड़ा किया। मम्मी काम करती थी, उसका सारा देखना, खाना पीना ये वो सब मैं करती थी। भाई 2 साल का था। तो ऐसा हुआ कि घर में चोरियाँ होने लगी तो मम्मी ताला मार के जाती थी घर पे, और बारिश का टाइम था। मतलब आप लोग अंदर रहते थे, बाहर ताला रहता था? बाहर ताला, कभी हम लोग अंदर रहते थे या फिर कभी बाहर हम लोग रहते थे और ताला रहता था घर में। बारिश होती थी, बारिश में भीगते रहते थे हम लोग। छोटी 6 महीने की बहन थी। मम्मी कभी कभार उसको काम पे लेके जाती थी, तो ऐसे बारिश में भीगते रहते थे। और पापा के जो घर वाले थे, रिलेटिव्स, वो आते जाते देखते रहते थे, पर कभी उन लोगों ने आके पूछा नहीं कि खाना खाया नहीं खाया। सड़ा हुआ खाना खाकर हम लोगों ने अपनी लाइफ सर्वाइव की, खाने को कुछ होता नहीं था। एक बार क्या हुआ, ये लोग गाँव गए तो फिर ऐसे ही खेलते कूदते में गई घर पे, तो फिर ये लोग गन्ना खा रहे थे। तो मैंने मांगा तो मेरी चाची झाड़ू मार रही थी और वो कचरे में पड़ा हुआ था गन्ना। मेरी चाची ने मुझे उठा के वो कचरे में से दिया खाने के लिए।
इतना वो लोग बहुत ज़्यादा ही कभी भी सपोर्ट नहीं किया किसी चीज़ के लिए। फिर पापा आए उधर मुंबई में, फिर जब मैं 6 साल की थी अच्छा, पापा आपके वापस मिल गए? हाँ, फिर जब 6 साल की थी फिर वो चले गए। मेरा एग्ज़ाम्स का टाइम में 2nd स्टैंडर्ड में थी, तो मम्मी ने फ़ोन किया गाँव में, तो फिर मम्मी को धमकी दे रहे कि आ अभी इधर पे, नहीं तो फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। तो मम्मी ने बोला इसके एग्ज़ाम्स होने दो फिर मैं आती हूँ। तो फिर मम्मी गई, फिर लेके आई। फिर 4 साल की थी तब से पापा मारते पीटते थे, मुँह धो आपको? लिया। हाँ, हर छोटी बात पे। हाँ। उससे पहले से ही मारते होंगे पर मुझे याद नहीं क्योंकि छोटी थी बहुत। बट 4 साल से जब से सब कुछ याद रहने लगा तब से याद है कि हर छोटी बात पे मार, बैठ जाओ तो मार खाना, खड़े हो जाओ तो मार खाना, कभी घर से निकली नहीं। अच्छा, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें मुझे ऐसा लगता है यार कि हमें हमारी बहनों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें उस लायक बनाना चाहिए। लेकिन आज के समय में प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ही बर्दाश्त करते हैं। हमारे आसपास के लोग, सराउंडिंग में जो लोग ऐसा देखते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा क्या, सबके साथ होगा। ईश्वर सबके लिए एक जैसा ही करता है। गलत को सुनना और गलत को बर्दाश्त करना दोनों अपराध है। आई वॉज जस्ट 4 और मैं अगर मुंह धो लूँ तो मारते थे, इसीलिए बोलते थे और मार के कि लड़का पटाने जा रही है। ओनली 4 ईयर की थी। हाँ, अगर मैं मुंह धो लूँ तो मार देना कि लड़का पटाने जा रही है। उनकी मेंटालिटी थी कि पहले बात तो उनको ये पसंद ही नहीं आया कि पहले घर में लड़की हो गई, मैं हो गई घर में। नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है ना, वो तो कोई रोक नहीं सकता उसको क्या होना है। उनको कभी पसंद नहीं आया। उनको हमेशा मेरे भाई से प्यार, मुझे हर बात पे मारना। मम्मी पापा का झगड़ा होता था तो दोनों गुस्सा मेरे पर उतारते थे। आपके साथ क्या बीता, मैं वो जानना चाहता हूँ, आप बताइए। तो ऐसा हुआ, फिर पापा फिर से हम लोग के साथ आए, मारपीट हुआ ये सब। फिर जब मैं 9 इयर्स की थी तो फिर वो गांव चले गए। तो जब वो शादी कर थे तो गांव में पंचायत बैठती है क्योंकि सबको पता था मम्मी मैरिड थी और बच्चे भी थे। तो जब गांव में पूछा उन्होंने कि वो बच्चे फिर उनका क्या होगा, तो वो बोलते कि वो बेटी मेरी नहीं है, पता नहीं किसकी है, सबके सामने पंचायत। और ये बात जिनसे उन्होंने शादी की वो उनकी मौसी लगती है, उन्होंने आके मेरे मुंह पर बोला था कि तेरा बाप तेरे को बोल रहा है वो तेरी बेटी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे अप डाउन आए लाइफ में। मम्मी ने सुसाइड कर लिया, हम लोग का पढ़ने का ठिकाना नहीं, घर नहीं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। 4 साल की थी, मम्मी अकेले हम लोग रहते थे, तो चाचू आते थे घर में और ही यूज्ड टू टच मी इन बैड वेज। एक अंकल थे, मैं वहाँ से अगर दुकान आना जाना करती थी तो ही यूज्ड टू ग्रैब मी एंड किस मी इन माई चीक्स और टच करना यहाँ पर वहाँ पर। आप कितने साल के थे? आई वॉज जस्ट 5-6 ईयर ओल्ड थी ओनली। उसके बाद फिर 6 इयर्स की थी एक बार, तो फैमिली मेम्बर का नाम नहीं लेना चाहूँगी बट फैमिली मेम्बर ही, घर छोटा था तो वो दोनों ऐसे सोते थे और मेरा फेस उनके पैर के तरफ होता था और मेरा पैर उनके फेस के तरफ होता था। तो मुझे टच हुआ कि मुझे फील हुआ कि कोई टच कर रहा है मुझे बहुत बैडली। बहुत छोटी थी, 6 साल की थी बस। तो ऐसा लगा कि नहीं बुरा सपना होगा। फिर वो दूसरे दिन भी फिर हुआ, फिर ऐसे कंटिन्यू होते गया। फिर वो मुझे फिर उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो मुझे बोलने लगे। मतलब डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला कि किसी को मत बताना, वो बोलते थे कि मैं तुझे ये ला के दूँगा, वो ला के दूँगा, लालच देना, जैसे बच्चों को लालच देते हैं वैसा। ये सब चलने लगा। हिम्मत नहीं हुई लेकिन कभी किसी को बोलने की। उसके बाद फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर स्कूल में जब जाती थी तो स्कूल टीचर से बैड टच करना। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब मैं दिल्ली गई, 2020 की बात है। फिर मैंने वहाँ पर जाके सुसाइड किया। ये घर की प्रॉब्लम्स थी कुछ पर्सनल, उसके वजह से मैंने सुसाइड किया। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैंने पिल्स ली थी 20। तो मैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई तो फिर उन्होंने फिर से ये सब करना स्टार्ट किया। उनके दांत के निशान होते थे मेरे बॉडी पे, नाखून के निशान होते थे मेरे बॉडी पे, खींचना ज़ोर से। नानी चली जाती थी वॉक करने तो फिर घर में हम लोग अकेले होते थे तो ये सब करना। उसके बाद फिर ये सब बहुत पूरा 1 महीने तक कंटिन्यू चला। मैंने ट्राई भी किया मेरे डॉक्टर्स को बताने का बट वो टाइम नहीं मिल पाया उतना। फिर मैं दिल्ली आ गई, फिर मुंबई आ गई दिल्ली से। तो फिर यहाँ पर आके मैंने फिर से सुसाइड किया। तो मम्मी ने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालने के लिए, हॉस्टल में डालने के लिए। तो वहाँ से पहले ना काउंसलिंग के लिए आते, तो वो लोग आए तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा। तो फिर दे आस्क कि आपको स्टैंड लेना है, केस करना है, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो फिर केस हुआ। फिर वो रहते थे लेकिन दिल्ली में, तो पता नहीं चला, पुलिस के हाथ नहीं। लेकिन आप ट्रायल में पीछे क्यों हट गई? कभी हिम्मत आई नहीं।
डर लगता था बोलने के लिए कि क्या बताऊँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा किया किसने, मुझे ऐसे टच किया, हिम्मत ही नहीं आई कभी। अच्छा, वो आपके फैमिली मेम्बर में ही थे ना? हाँ, तो केस हुआ, उसके बाद फिर जब केस हुआ तो फिर घर वाले भी स्टैंड नहीं लिए। वो लोगों ने बोल दिया कि हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दो, पर ये झूठ बोल रही, इसकी बातों पर यकीन मत करो। मैं बस 14 इयर्स की थी। आपके माताजी और आपके पिताजी भी बदल गए? हाँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा मेरे को फोर्स किया कि कोर्ट में स्टेटमेंट चेंज कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो आपने किया स्टेटमेंट चेंज? हाँ, मुझे करना पड़ा क्योंकि घर वाले, और वो जो क्रॉस चेकिंग हुआ उसके बाद फिर जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया था और घर वालों को पता था, पर फिर भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया मेरा कभी। तो ऐसे ये केस अभी तक चल रहा है। पर ये चीज़ों में कभी एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैं कभी वीक नहीं पड़ी इन सब चीज़ों में, कभी मैं रोई नहीं उस दौरान। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा इनके फैमिली मेम्बर कौन है, लेकिन बहुत ख़ास हैं वो, और ऐसे लोग रिश्ते को बदनाम करते हैं। जब मैं इनसे मिला, इन्होंने मुझे बताया अपनी प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लड़कियों अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो, आपको इंस्टेंट जा कर के आपको खड़े होना है अपने लिए। प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस चेकिंग इतनी खतरनाक होती है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा उसे आसान बनाया जाए। क्रॉस चेकिंग ने भी मुझे एक वैसा कर दिया कि नहीं, मैं एक्शन लूँ ना। मैं समझ सकता हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखा जाता है कि इसमें झूठ क्या और सच क्या है, उसे थोड़ा आसान बनाया जाए। और जिन्होंने ये किया है, भगवान करे उन्हें ईश्वर दंड देगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो उसका दंड आपको मिलेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आज ये MBBS की स्टूडेंट हैं और ये पढ़ाई कर रही हैं। लाइफ में क्या क्या इनकी नहीं बीता है। शी इज़ अ वेरी जेन्युइन गर्ल्स। बहुत मेहनत किया इन्होंने लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए। गाइज, आपको इस वीडियो को हर इंसान तक भेजना है और प्रॉब्लम से आपको अपने पीछे नहीं हटना है। और रही बात मेरी, जो भी इनकी मदद हो सकेगी हम ज़रूर करेंगे। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ आपका अपना गोल्डन भैया होता है। विवेक मिश्रा जी उसके साथ खड़े हैं और मैं खड़ा रहूँगा। जो कुछ सगे संबंधी हैं इनके, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? अगर आप उनको बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? अभी आपके फादर हैं या नहीं है? नहीं है, उन्होंने दूसरी शादी करी। और आपकी मम्मी ने? मम्मी ने भी सेकंड मैरिज की 2019 में। तो आपका बनता है, उनसे नहीं बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुस्लिम है और उनको पढ़ना लिखना ये सब हम लोगों में बहुत कम होता है। मतलब अभी तो वो सब क्लियर हो चुका है, बट कुछ लोग हैं ऐसे जो एकदम मेन गांव से बिलोंग करते हैं, उन लोग की मेंटालिटी अभी तक वही है कि लड़कियों को पढ़ाओ मत, जैसे ही लड़की 18 साल की उसकी शादी करा दो, उसको किसी और के घर अपनी जिम्मे बोझ समझने लग जाते हैं एक टाइम आने के बाद। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। अभी तक वो बोलते हैं कि पढ़ाओ मत इसको, शादी करा दो, क्यों पढ़ने भेज रहे हो, क्यों बाहर रहने देते हो। वो डिसीज़न नहीं लेंगे ना, कुछ डिसीज़न आपके हैं जो आपको लेने चाहिए। अब वो आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। आप बड़े हो गए हो, आपको अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है। तो आपकी मम्मी सपोर्ट करती है या नहीं है? पढ़ने में मम्मी सपोर्ट करती है, बट मम्मी के ऊपर उनका प्रेशर इतना होता है, वो भी मम्मी को मार पीट करते हैं, बहुत ज़्यादा मारना पीटना होता है हमेशा से। फिजिकल अब्यूज़ मम्मी ने भी हमेशा से देखा है, इसीलिए भले ही मम्मी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, बट मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूँ। दिखता है वो स्ट्रगल, बचपन से देखते आई हूँ। तो आपकी छोटी बहन क्या करती है? आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 4 भाई बहन हैं, 3 बायोलॉजिकल फादर से और 1 स्टेप फादर से। वो भाई है छोटा जो स्टेप फादर से। जो आपके सगे भाई बहन है वो क्या करते हैं? दोनों स्टडी करते हैं। उनका खर्चा कौन देता है? मम्मी उठाती है। छोटा वाला जो भाई है मिडिल में, अभी 11th में गया, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया, अभी वो भी खुद की कॉलेज की फीस खुद ही देता है। हाँ, क्योंकि देखते हैं ना घर में कितना स्ट्रगल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हमारी कुछ बहनें हैं जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। अगर आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं इस बात को, तो आप हमारे मेल गोल्डन भैया 500 पे आप मेल करो, मुझे बताओ, मैं आपकी बात को रखूँगा और आपके इंसाफ के लिए मैं लड़ूँगा। और मैं खड़ा हूँ आपके लिए, आज नहीं हमेशा खड़ा हूँ। जो हमारी ये बहन फेस कर रही है, देखिए मैं किसी कास्ट को, किसी जाति को, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान की पढ़ने की अपनी आज़ादी और घूमने की आज़ादी है। ह्यूमंस को नहीं बांटना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो। अगर ये पढ़ना चाहती हैं तो इनका अधिकार है और ये पढ़ेंगी।
इन प्रॉब्लम्स के बीच में भी अगर आकर के MBBS का एग्ज़ाम अगर ये क्लियर कर रही हैं, मतलब सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने लाइफ में फेस किया होगा। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ, जो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, आप मुझे कभी भी एक फ़ोन करिएगा, मैं आपके लिए स्टैंड हूँ, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच। और मैं उन सारी बहनों को ये कहना चाहूँगा जिनको ये प्रॉब्लम्स है, आप हमें मेल करिए goldenbhaiya500@gmail.com पर। आपकी बात मैं उठाऊँगा, यहाँ से लेकर के कानून तक लड़ूंगा, लेकिन आपको अपनी बात को रखना और स्टैंड रहना। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी देखिए, मुस्कुराना आसान नहीं होता है। इनकी जो बात थी मैंने पहुंचाया है। जहां भी हमारी वीडियो जाती है, हमारी किसी बहन को या भाई को प्रॉब्लम्स है, आप हमें मेल करिए, मेल पर अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताइए, हम आपकी बात को रखेंगे। और कभी भी आपको हमारी मदद की आवश्यकता पड़े, आप हमें एक बार मैसेज करिए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। और एक चीज़ मैंने इनसे सबसे सीखी है कि अगर स्टैंड ना ले पाओ ना, तो वो जो इंसान है वो किसी और के साथ गलत करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो स्टैंड मत लो, बट उस इंसान को रोको ताकि वो किसी और के साथ गलत ना कर पाए। बात को इतनी सच्चाई से बताया, और इससे हमारी बहुत बहनों को फ़ायदा होगा, हमारे बहुत भाइयों को फ़ायदा होगा। जो हमारी बहनें, हमारे भाई ऐसा फेस कर रहे हैं, वो अपनी बात को खुलकर मुझ तक रख पाएंगे। अगर आप नहीं रख पा रहे हो, आप मुझे मेल करो, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। और वादा करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। कभी भी आपको प्रॉब्लम्स लगे, आप मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ऑलवेज पैसे से लेकर के जिस तरीके का सपोर्ट होगा हमेशा करूँगा, ये वादा करता हूँ। नाइस टू मीट यू। और एक वीडियो आपको और लाऊंगा कुछ दिन के बाद, जब आप जीवन में थोड़ा और बेहतर मुकाम पर होंगे, और ये वादा करता हूँ कि ये वो होंगे, क्योंकि सच्चा और नेक इंसान लाइफ में ज़रूर आगे जाता है। हिम्मत की बात है, सबकी बस की बात नहीं है इतना चीज़ों को समझना, और बहुत इन्होंने दृढ़ता के साथ ये खड़ी रहीं। और ऐसी बहनों का हौसला होना चाहिए, हमारी बहनों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहे। आप लोगों के बीच में हमारी बहनों की जो प्रॉब्लम्स होगी ज़रूर आएंगी, और हम आप लोगों के लिए खड़े हैं। आपको दबना नहीं, ना आपको चुप रहना, ना आपको डरना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आप नहीं ले पाती है, मुझे मेल करिए।